गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी श्रृंखला जो समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए आरओ, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराती है। तो उसमें अब फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जल्दी इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो हम लोग ये टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट इसमें रहेगा आपका, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आप अदर सब्जेक्ट के हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और समीक्षा अधिकारी में आने वाले जैसे एग्रीकल्चर, साइंस टेक, ये सारे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो आप इस पे कंटिन्यू बने रहिएगा, आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा। और इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कुछ करंट भी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, तो उन सबको हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। क्लियर है, ताकि आपको सुविधा हो अपनी प्रिपरेशन करने में और इस अच्छी जॉब को प्राप्त करने में। ओके, इजी है, इंटरव्यू नहीं होता जैसा आप जानते हैं, इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है। ओके, हिंदी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में पहला सीरीज है ये, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ओके, बात करेंगे उनके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा, और कुछ देखते हैं जितने क्वेश्चन हो पाए आधे घंटे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बिना टाइम को लेफ्ट किए हुए। नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन दिया है भारत के जलप्रपात हैं, दूसरी तरफ है अवस्थिति है उनकी। नीचे है इधर दूध सागर, बरकाना जलप्रपात, खंडाधार और पलानी, ठीक है। इसको मैच करना है। देखिए दूध सागर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लास्ट टाइम भी ये लोक सेवा आयोग ने पूछा था इसको। दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहां पर है भाई आपका? ये है, एक तो पहली चीज ध्यान रखिए किस नदी पर है और किस राज्य में, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी जो है आपकी कहां पर बहती है? गोवा में, ठीक है, उस पर ये सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। तो इसका अगर हम देखें किससे मैच करेगा? गोवा से, ठीक है। इसी प्रकार बरकाना जलप्रपात ये कहां पे है? बरकाना जलप्रपात ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये आपको बरकाना जलप्रपात देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये बरकाना जो है आपका सीता नदी जो है, ठीक है, कर्नाटक में, उस पर ये मिलेगा आपको, ठीक। सोमेश्वर वहां पे उसी के जस्ट समीप में क्या है? सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखें। खंडाधार में चलते हैं हम लोग। खंडाधार जो है सुंदरगढ़, ओडिशा, जो ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, वहां पर खंडाधार जलप्रपात है। ये ओडिशा का सेकंड हाईएस्ट जलप्रपात है आफ्टर किसके बाद? जो बरही पानी जो है जलप्रपात, उसके बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ओडिशा का है, ठीक है। बरही पानी जो है वो आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ये आपका सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका ओडिशा। और लास्ट है आपका पलानी जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो आई होप आपको इसमें सभी आंसर मिल गए होंगे। तो दूध सागर हो गया गोवा आपका, ओके, इसको ए को 4 से मैच कर दें, ठीक। और दूसरा हो गया आपका बरकाना, कर्नाटक हो गया, ठीक है, एंड खंडाधार हो गया ओडिशा, एंड पलानी हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? तो इसमें इतनी डिटेल आपको इसके बारे में सफिशिएंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट में हमने आंसर की ऐड की है, बाद में आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो नदी घाटी बेसिन की बात करें। बेसिन क्या होता है? बेसिन यानी जिसमें नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज जितने एरिया में वो पूरा क्षेत्रफल कैप्चर कर रही हैं, ठीक है ना, न केवल मेन धारा बल्कि ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो, तो उसको हम लोग उसकी बेसिन कहते हैं, ठीक है ना, वो पूरा कैचमेंट एरिया जो होता है। तो इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि कौन सबसे बड़ी नदी है। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखें जो सबसे लार्जेस्ट है, ये महानदी है। महानदी की अगर हम बात करें तो इसका लगभग क्षेत्रफल जो है बेसिन का 1,41,000, ठीक है ना, समथिंग लगभग 960 के करीब अप्रोक्स वर्ग किलोमीटर ये है, लगभग 1,41,000 के करीब। इसके बाद हम लोग नर्मदा को देखें तो नर्मदा लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर, ओके। देन कावेरी की बात करें, ये लगभग 72,000 वर्ग किलोमीटर, ओके। और आपकी जो ताप्ती है ये है लगभग 65,100
65 के करीब, ओके, वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो आपको इतने डिजिट पे नहीं जाना है, बस आपको एक मोटा मोटी ध्यान रखना है कि भाई कौन ज्यादा, कौन बड़ा, कौन छोटा। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें? महानदी। अगर उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद है नर्मदा, देन फिर कावेरी, और सबसे छोटी इन तीनों चारों में सबसे छोटा बेसिन एरिया हो गया ताप्ती का। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून लेक है? लैगून लेक जो है, यहाँ पे ये टर्म आया है, लैगून लेक क्या होते हैं? लैगून बेसिकली एक ऐसे छिछले पानी के क्षेत्र होते हैं जिसमें सागरीय जल प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और बीच में सागरीय जल और उस जलीय क्षेत्र, जो छोटा जलीय क्षेत्र बना है, उसके बीच में एक बैरियर बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये बैरियर प्राकृतिक रूप से तटबंधों के माध्यम से, जैसे अगर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, यानी जब सागरीय लहरें तटों का अपरदन करती हैं, उससे जो सेडिमेंट अवसाद निकलते हैं, उन अवसादों को जब धीरे धीरे एक बार के रूप में ये क्या करते हैं, निक्षेपित करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई ऐसे एरिया है, ठीक है, यहां पे सागरीय जल है, आपका सागरीय जल अंदर एंटर किया। अब यहां से ये तट है, ठीक है ना, ये स्थलीय क्षेत्र है और ये सागर है। यहां पर जो तटीय क्षेत्र है, जब इससे जलधाराएं टकरा रही हैं, ठीक है ना, सागरीय तरंगें टकराती हैं, तो इसका अपरदन करती हैं, और अपरदन करने के दौरान क्या होता है, उन निक्षेपों को अपने साथ ये जलधारा जब वापिस आती है, साथ ही साथ इधर से चलने वाली जो हवाएं हैं और जो जलधारा है, वो क्या करती है, इन अवसादों को तट के समीप यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट करती जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं सैंड बार। ओके, इन बार को ये धीरे धीरे जब एक्सटेंड होते जाते हैं, और इस तट, ये वाला तट देख रहे हैं और ये वाला तट, ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या होता है भाई, बीच में एक बैरियर बना दिया जाता है, सैंड बैरियर एक टाइप का। अब इधर सागरीय क्षेत्र हो गया पूरा, और इधर जो है इस बैरियर के आगे ये जो पानी था, सागरीय जल था, वो ट्रैप हो जाता, फंस जाता है। तो ये ट्रैप जो वाटर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लैगून झील कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण इस सैंड बार्स की वजह से भी होता है, और इसका निर्माण कई बार उन क्षेत्रों में जहां पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, मूंगा चट्टाने, वो भी निर्माण करती हैं। तो ऐसी जो वाटर बॉडी होती है, उनको क्या कहते हैं भाई, हम लोग लैगून झील कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वाटर जो होता है वो कैसा होता है, जनरली आपका सलाइन वाटर होता है, यानी क्षारीय या लवणीय जल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो ये था आपका लैगून झील के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी तट पे, तो इंडिया का जो पूर्वी तट है, इस तरफ बात कर रहा है, वहां पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है लैगून लेक में? तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का जो है आपकी एक लार्जेस्ट आपका ब्रैकिश वाटर लैगून लेक है, जो कि हमारे पूर्वी तट पे, इंडिया के पूर्वी तट पे पड़ता है। किस राज्य में है भाई ये? ओडिशा राज्य में है। ओके ओके, चिल्का के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि ये भारत का पहला रामसर साइट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। देखिए, ये यूनेस्को के अंतर्गत 1971 2 फरवरी, ओके, 2 फरवरी 1971 को, कहां पे, ईरान में, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन किस लिए था? जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमि हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, कुछ सरोवर हो गए या झील हो गई, या फिर ऐसे सागरीय क्षेत्र जहां पे जो निम्न ज्वार का सीमा होता है, वो लगभग 6 मीटर तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 6 मीटर तक की गहराई तक अगर निम्न ज्वार पहुंच रहा है, तो ऐसे सागरीय क्षेत्र को भी इसमें कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं या वेटलैंड्स हैं, पीटलैंड्स हैं, उनको हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन, उनके संरक्षण के लिए और उनका सस्टेनेबल धारणीय प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए ये कन्वेंशन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र वर्ल्ड वेटलैंड डे या आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है ना।
तो इस डेट को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को इसीलिए मनाया जाता है। इंडिया ये 1975 में ये जो था कन्वेंशन लागू किया गया, ओके, हस्ताक्षर हुआ तो 71 में। इंडिया इसका कब पार्टिसिपेंट बना, तो इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को इस पे साइन किया। ये डेट ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी 1982 को इस पे साइन किया। और 1981 में अगर हम बात करें, 1981 में भारत में सबसे पहले जो रामसर साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया वो कौन था, तो यहां पे 2 हैं आपके। पहला है चिल्का लेक, ठीक है ना, ओके, जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, ठीक है ना, ओके। तो इन दोनों को क्या किया गया, वो एक मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। ये कभी डिटेल में हम लोग रामसर कन्वेंशन देखेंगे, उसमें मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के बारे में बताया जाए क्या होता है, ओके। तो ये जो है आपका 2 रामसर साइट्स जो है चिल्का और केवलादेव, वो ही भारत के सबसे पहले रामसर साइट्स हैं। तो इसमें लेगून लेक की बात करें, हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ी हो गई आपकी चिल्का लेक, ठीक है। पुलिकट लेक कहां पे है भाई, तो पुलिकट लेक जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, ये कंप्लीटली आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, ये बॉर्डर पे है उनके, पुलिकट जो है उनके बॉर्डर पे है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। और कोलेरू जो है ये उसके ऊपर आपका कंप्लीट आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ेगा, ठीक है। किली वैली जो है ये है तमिलनाडु में, क्लियर है। तो कई बार जो ये इस तरीके की लेक्स हैं या कोई लैंडफॉर्म है, उसका उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। अगर इसमें हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात करें तो सबसे ऊपर कौन होगा भाई, चिल्का लेक नंबर 1। उसके बाद कौन आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका कोलेरू नंबर 2, उसके बाद आएगा पुलिकट नंबर 3, और उसके बाद आएगा आपका किली वैली, ओके, नंबर 4। तो ये उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम भी हो गया, क्लियर है। तो आई होप आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तीस्ता नदी की बात करते हैं हम लोग। तीस्ता जो कि आजकल चर्चा में काफी चल रहा है बिकॉज ऑफ फ्लड की वजह से, ठीक है। तो वहां पे बाढ़ और इस कारण काफी जनजीवन को प्रभावित किया इसने। तो तीस्ता नदी, पहले क्वेश्चन दिया है, ये अभिकथन है, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं। पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ओके। कारण क्या है, नदी अपहरण हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है, ठीक है। ये नदी अपहरण है क्या, नदी अपहरण देखिए, हिमालय जैसा कि आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बने हैं, ठीक है। तो यहां पे बहने वाली बहुत सारी नदियां जो जैसे सतलज हो गया, इंडस हो गया, ये हिमालय की उत्पत्ति के पहले जो आपका ये वाला क्षेत्र था, यानी जो हमारा मेन इंडिया में हिमालय है, उनसे भी पहले से वो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया, निर्माण होता गया, इनके जो एरिया है, इनका डायरेक्शन है, वो भी उससे चेंज होता रहा। तो ऐसे में क्या होता है, अगर एक नदी किसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और मान लो हिमालय प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना, जो हमारा क्रस्ट है उसमें उसके फॉर्मेशन में कोई चेंजेस आता है, तो इनकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो हो सकता है कि कोई नदी किसी धारा में किसी दूसरी धारा से जुड़ रही थी, अब ये लैंड फॉर्म्स के चेंजेस की वजह से वो क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और दूसरी नदी में। तो यही क्वेश्चन इसमें है कि तीस्ता नदी पहले ये गंगा में जुड़ा करती थी, बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ उसकी वजह से ये बाद में किसमें जुड़ गई, ये ब्रह्मपुत्र की ओर मुड़ गई और जाके इसमें मिल जाती है, क्लियर है। तो ये नदी अपहरण जो है, इसी चीज को हम कहते हैं कि दूसरी नदी का जो जल होता है वो दूसरी नदी कैप्चर कर ले रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसमें क्या है, ये हिमालय नदियों में, चूंकि हिमालय प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का एक आज भी इसमें चल रहा है मूवमेंट, ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। तो जिस वजह से ये नदी अपहरण इन नदियों में, हिमालय की नदियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है, ठीक है। तो हम ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, ओके।
तीस्ता आपको पता होगा तीस्ता नदी के बारे में कि तीस्ता नदी जो है ये जो तिब्बत वाला एरिया है वहां से होके सिक्किम में एंटर करती है, सिक्किम से होते हुए ये वेस्ट बंगाल असम इनके बॉर्डर से होते हुए फिर फाइनली जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, ठीक है ना। ओके, तो इसका ये पूरा एरिया, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी तीस्ता? ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी हो जाएगी या ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम लोग। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? पूछा है, नहीं है। ओके, दामोदर नदी, दामोदर नदी कहां पे बहती है भाई? ये तो दामोदर एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जो आपके छोटा नागपुर पठार की बात करें हम लोग, जो पूर्वी भारत है हमारा, वहां एक प्रवाहित होने वाली, झारखंड ओके और जो वेस्ट बंगाल है इस राज्य में प्रवाहित होती है ये, ठीक है। इसमें अगर हम देखें दामोदर, तो दामोदर इसी प्लेट्यू से निकल के ओके और आगे बढ़ते हुए जाके एक गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको हम लोग वितरिका कहते हैं। देखो, एक सहायिका होती है और एक वितरिका होती है। सहायिका नदी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी जिसको कहते हैं, ये मुख्य धारा में आके मिलती है, और वितरिका क्या होती है? ये मुख्य धारा से कटकर अलग होती है। तो हुगली एक इसी प्रकार की नदी है। हुगली गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ओके, जो कोलकाता शहर इस पर बसा है। तो हम बात करें हुगली, ऐसे मान लो हुगली जा रही है और दामोदर इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो दामोदर जो है, दामोदर ये किसकी सहायिका हो गई? यहाँ पे हुगली की, ठीक है। और दामोदर नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें अगर हम देखें, एक मुख्य है बराकर नदी, ठीक है। तो बराकर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जमुनिया जो है, जमुनिया भी एक रिवर है इसकी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और बारकी रिवर, तो बराकर, जमुनिया और बारकी, ये तीनों ही किसकी हो गई? दामोदर की सहायक नदी हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? सहायक नहीं है। तो इंद्रावती जो नदी है ये दामोदर की सहायक नहीं है। इंद्रावती नदी ये छत्तीसगढ़ जो है, दंडकारण्य पठार जो आप लोग देख रहे हैं, वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है इंद्रावती नदी। और ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा भी बनाती है, ठीक है। और ये इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे किस नदी से जाके? गोदावरी नदी से जाके ये मिलती है, ठीक है। गोदावरी नदी से ये मिलती है। तो ये किसकी सहायक हुई? गोदावरी की सहायक नदी हुई इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है, इसी पर एक जलप्रपात है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात बड़ा ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चित्रकूट जलप्रपात, इसको हमने तो नाम दिया है भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा कहां पे है भाई? वैसे नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपको यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे मिलेगा। ईरी और ओंटेरियो जो लेक्स हैं, ठीक है ना, जो ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेक्स हैं, उसमें ईरी और ओंटेरियो को देखेंगे तो ईरी से ओंटेरियो की ओर जब जल गिरता है तो वही आपका नियाग्रा वाटरफॉल कहलाता है। तो इसी से तुलना कर दी गई और इसको हम लोग भारत का नियाग्रा कहते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर आई होप आपको मिल गया होगा इसमें। आगे चले भाई हम लोग। ओके, अच्छा, बराकर रिवर की बात करें तो बराकर बड़ा, इसमें 2-3 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे बराकर नदी जो है, इस पे 2 महत्वपूर्ण डैम है। पहला बात करते हैं बराकर पे, एक है मैथन डैम, मैथन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये, मैथन डैम। और दूसरा है इस पे तिलैया डैम, तिलैया डैम, ठीक है। ये 2 डैम बड़े महत्वपूर्ण है, जो किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। और जबकि दामोदर पे एक डैम बनाया गया है, दामोदर पे, जिसको हम लोग कहते हैं पंचेत डैम, ओके। तो ये डैम दामोदर पे है और मैथन और तिलैया हो गया आपका बराकर नदी पे। बराकर जो कि दामोदर की ही एक सहायक नदी है। क्लियर है? तो चले आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी जो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, आपको पता है उत्तर भारत में अगर हम बात करें, हिमालय की
पैरेलल श्रृंखलाएं जो है, ठीक है ना, जो ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल लेसर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, ये ऐसे पैरेलली फैले हुए हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करते हैं कि कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी जो है इसी हिमालयी क्षेत्र में जो आपका ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, और उसमें आपका ग्रेट हिमालय को, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेट हिमालय को कुछ अलग नाम से जैसे जानते हैं, जैसे उसमें आपको पता है ग्रेट हिमालय इंपॉर्टेंट बड़े हाईएस्ट माउंटेन मिलेंगे आपको देखने को, माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें जो हाईएस्ट ग्लेशियर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, उनको इसीलिए हिमाद्री पर्वत के नाम से भी जानता है। तो हिमाद्री पर्वत जो है आपका उसी ग्रेट हिमालय को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, महान हिमालय को। ओके ओके, तो सबसे उत्तर में आपका ये महान हिमालय है। इसके बाहर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का कुछ हिस्सा लद्दाख में पड़ता है, बाकी आपका चाइना तिब्बत इन सब एरिया में पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय की जो तीन श्रेणियां मुख्य रूप से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय में आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की हैं, ठीक है। ट्रांस मतलब पार, हिमालय के पार वाला जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां है। ओके, तो ये केवल लद्दाख वाले क्षेत्र में है, बाकी फिर आपका चला जाता है चाइना तिब्बत में। लेकिन हम बात करें उसके नीचे जब आते हैं, तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय कह सकते हैं इसको हम लोग, ओके, और उसके बाद है शिवालिक। ये तीनों आपका इंडिया में पैरेलल रूप से इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेते हुए कहां तक भाई? अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, आगे जाते जाते इनकी चौड़ाई और कम होने लगती है, क्लियर है। तो इसी के बीच में अब देखिए यहाँ पे जो ये पर्वत श्रेणियां हैं इन्हीं रेंज के अंदर, इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को अलग कर दो, ये ट्रांस का हिस्सा है। इसके बाद जो पीर पंजाल, धौलाधर, ओके, पीर पंजाल धौलाधर है, वो है किसकी? लेसर हिमालय की श्रेणी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल और धौलाधर ये लघु हिमालय की, यानी जो महान हिमालय है उसके नीचे जो लघु हिमालय और उसके नीचे शिवालिक है, तो लघु हिमालय की ये दो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। कौन कौन सी भाई? पीर पंजाल और धौलाधर, ये दो श्रेणी हो गई किसकी? लघु हिमालय की, ठीक है। लेसर हिमालय भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक। तो ये हो गया। इसके नीचे आता है आपका शिवालिक रेंज, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कश्मीर घाटी किसके मध्य अवस्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है आपका पीर पंजाल, देखिए यहाँ पे ये जो इसकी श्रेणी है, एक पीर पंजाल सबसे ऊपर, इसमें पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, ठीक है। तो ऊपर पीर पंजाल हो गया, और पीर पंजाल के ऊपर कौन सी श्रेणी है? यहाँ पे दिख रहा होगा, ये महान हिमालय है, तो जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य वाला जो क्षेत्र है, जो मैदान है, ओके, जो वैली एरिया है, उसी को, उस घाटी को हम लोग कौन सी घाटी कहते हैं? कश्मीर घाटी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच में, ओके। और अगर हम इसी के साथ एक घाटी और ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी? कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी देखिए, ये जो पीर पंजाल और धौलाधर है ना, ओके, पीर पंजाल और धौलाधर जो कि लेसर हिमालय की श्रेणियां हैं, तो इसके मध्य की जो घाटी है, जो वैली है, उसको हम लोग कौन सी घाटी कहते हैं? कुल्लू घाटी। ये दो घाटी बड़ी महत्वपूर्ण है, इनके नाम ध्यान रखिएगा, पहला है आपका कश्मीर घाटी और दूसरा कुल्लू घाटी। तो कश्मीर घाटी हमने देखा ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य अवस्थित है, और दूसरा हमने देखा कुल्लू घाटी, ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, यहां पे जो पहले बहने वाली जो नदियां थी, और इन नदियों से जो लेक्स बने थे, ठीक है ना, बाद में ये लेक्स टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जब इनका डायरेक्शन रिवर्स का चेंज हुआ, तो इसमें रिवर ने वाटर सप्लाई क्लोज हो गई, तो धीरे धीरे ये सूखने लगी। तो जो इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ थे, उन निक्षेपों का, जो इन झीलों के, यानी इस घाटी के अंदर जो तलहटी पर निक्षेपित जो सेडिमेंट, औसाद थे, उन औसादों से यहां पे एक मिट्टी का विकास हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? करेवा सॉइल कहते हैं, करेवा
सॉइल या करेवा मिट्टी। ये करेवा सॉइल जो है कश्मीर घाटी में पाई जाती है। इसी में हम लोग केसर का उत्पादन, सैफरॉन जो है, केसर का उत्पादन जो होता है इसी करेवा घाटी में ही करते हैं। तो कश्मीर घाटी जो है ये करेवा मिट्टी के लिए, करेवा सॉइल के लिए बड़ी फेमस है, जहां पे हम लोग केसर का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, पीर पंजाल, धौलाधर, तो इनका उत्तर से दक्षिण के में क्रम भी आप याद रखेंगे। तो अगर हम देखें इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, सबसे पहले आपका काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज, फिर उसके बाद उसके दक्षिण में कौन आएगा, लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद उसके दक्षिण में जास्कर, जास्कर, ये तीन हो गई आपकी, और ये तीनों किसकी श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय की। इसके नीचे आए हम लोग, इसके दक्षिण में कौन आएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, और उसके दक्षिण में कौन आएगा, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, ठीक है ना। ओके, और इसके दक्षिण में कौन आएगा, शिवालिक, ठीक। तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो मध्य भारत की ये पर्वत श्रेणियां हैं जो मुख्यतः विंध्य, सतपुड़ा, इन सब के बारे में हम जानते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग सतपुड़ा रेंज को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र है, यहां पे देखिए ये सतपुड़ा रेंज है, और इसका एक्सटेंशन, इसका जो डिसकंटिन्यूड, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो आगे ये तीन श्रेणियों में ऐसे फैला हुआ है सतपुड़ा। ओके, तो सबसे पहला ये जो है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको कहते हैं हम लोग सतपुड़ा हिल। ओके, सतपुड़ा श्रेणी हो गई। बीच में आपकी है, इसको कहते हैं हम लोग महादेव श्रेणी। ओके, सतपुड़ा, उसके आगे कौन है, महादेव, और उसके आगे जो है आपका मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी ये वही श्रेणी है जिसमें अमरकंटक पर्वत है, जिससे हमारी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा और सोन जैसी नदियां जो है यहां से उद्गमित होती हैं। तो अमरकंटक इसी मैकाल श्रेणी का ही एक पार्ट है, इसी की ही एक चोटी है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन हुआ भाई, सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, ये सतपुड़ा आपका, फिर महादेव हिल, और सबसे पूरब में इसके हो गया आपका मैकाल रेंज, ठीक है ना। और मैकाल रेंज, फिर इधर हम बढ़ेंगे तो इधर है छोटा नागपुर पठार, आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार। ओके, जो कि हमें पता है छोटा नागपुर पठार खनिज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। कोयला, लौह, ये निक्षेप यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है छोटा नागपुर पठार। ओके, तो ये देखें, अगर इसमें क्रम पूछा है ना किधर से किधर, पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पश्चिम में कौन, सतपुड़ा। कहां पे भाई सतपुड़ा, यहाँ, यहाँ। इसके बाद कौन है, महादेव, महादेव, ठीक है। इसके बाद कौन है, मैकाल। तो छोटा नागपुर पठार ये नहीं होगा आपका, ये मैकाल होगा, और देन फिर कौन आ जाएगा, छोटा नागपुर पठार। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अगर हम साथ में सतपुड़ा है तो थोड़ा सा देख लें। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहीं पे एक धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव रेंज के अंतर्गत है, ठीक है ना। धूपगढ़ इसी सतपुड़ा रेंज की, तो ये हाईएस्ट पीक में इसके आ जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। ओके, क्वेश्चन है कौन सी इनमें से भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए, जो गुड़ला मंदाता है, नामचा परवा, कामेत, और ये नंगा पर्वत। ओके, इसमें अगर हम देखें तो इंडिया की बात करते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहां से लेके और यहां तक ये एक श्रेणी दिख रही है आपको। ये पूरी कहां से, लद्दाख से, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब लद्दाख का एरिया हो गया। लद्दाख से लेके कहां तक भाई, अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला है आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय जो है वो यहां से लेके, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री श्रेणी, ये यहां से लेके लद्दाख से लेके आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। क्लियर है? इसमें अगर हम सबसे पश्चिम की तरफ यानी इस तरफ बात करें तो सबसे ये स्टार्टिंग की है जो श्रेणी है, इसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ओके, और जो इधर है इसके अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो अंतिम पर्वत वो है, पर्वत चोटी है, उसको कहते हैं हम लोग नामचा बारवा, नामचा बरवा।
ओके, तो इधर नंगा पर्वत, इधर नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य ये पूरा फैला हुआ है कौन, ये है आपका महान हिमालय, महान, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या इसी को कह देते हैं हम लोग हिमाद्री, ठीक है। ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, महान, बृहद या हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, ये इसी का एक्सटेंड है। कहां से, नागा पर्वत से लेके, नागा पर्वत से लेके कहां से कहां तक, नामचा बारवा तक, ठीक है। तो आपके ये दो ऑप्शन तो इंडिया में हो गए, ठीक है, इनको कट कर दे। कामेत पर्वत की बात करें, कामेत पर्वत ये उत्तराखंड में, ओके, यहाँ पे नीचे आएगा आपका कामेत पर्वत उत्तराखंड में, तो ये भी हमारा इंडिया में हो गया। और गुड़ला मंदाता ये जो है ये नेपाल के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है ना, इसी हिमालय का ही पार्ट जो कि नेपाल के अंदर पाया जाता है। तो उसमें आपकी जो चोटी है ये है गुड़ला मंदाता, तो ये वहां की हो जाएगी श्रेणी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कौन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। देखिए ये जो एक नदी है ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, ओके, और राजस्थान के अंदर वाले क्षेत्रों में, यानी अगर हम बात करें थार मरुस्थल के, थार मरुस्थल की लाइफलाइन के रूप में भी इसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे इसके माध्यम से सिंचाई उचाई का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखें इस नदी की खास बात क्या है भाई, जब ये नदी स्टार्टिंग में निकलती है तो लगभग 100 किलोमीटर तक ये फ्रेश वाटर होती है, ठीक है ना, यानी इसमें लवणता नहीं होती, ताजा जल होता है जो कि पीने योग्य भी होता है, ओके, और उससे सिंचाई वगैरह तो होता ही है। जब उसके आगे ये बढ़ती है तब ये जब अप टू गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ के रण तक जब ये पहुंचती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसका जल जो होता है वो बहुत ज्यादा खारा हो जाता है, बहुत ज्यादा सलाइन हो जाता है, ठीक है, यानी लवणता जो होती है उसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाला एरिया है ना आपका गल्फ ऑफ कच्छ वाला, ओके, यहाँ पे जो सागरीय जल है, और जब इधर से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सागरीय समीर जब इधर सागर से स्थल की ओर चलती है तो अपने साथ क्या करती है, यहाँ पे सागरीय जो तटीय क्षेत्र में जो नमक के कण होते हैं, साल्ट के कण होते हैं, उनको ये हवाएं अपने साथ बहाकर आगे इन सॉइल तक पहुंचा देती है, और जब इस सॉइल में ये रिवर पहुंचती है तो उस रिवर में उसी साल्ट की वजह से उसकी लवणता जो होती है बढ़ जाती है, क्लियर है। तो ये जो जल नदी है, ये नदी जो है अपनी इसी जो लोअर इसका एरिया है, यहाँ पे लवणता अधिक होने की वजह से ये जानी जाती है, ऊपर ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, ठीक है ना। इसका उद्गम जो हो रहा है जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिमी भाग से हो रहा है, और यहाँ पे पुष्कर एक पुष्कर लेक है अजमेर में, आप लोग अगर जानते हो तो पुष्कर जो वैली है वहीं से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और वहां से होते हुए ये गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ के रण में जाके ये विलीन हो जाती है, ये सागर में नहीं गिरती है, ये गल्फ ऑफ कच्छ में वहां पे जो दलदली क्षेत्र है उसी में जाके ये विलीन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इनलैंड वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका एक बेहतर एग्जाम्पल भी हो जाएगा, जो स्थल से उत्पन्न होकर स्थल पे ही समाप्त होती है, क्लियर है भाई, ओके। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग किस नदी की, लूनी नदी की, ये सभी क्वालिटी किसकी थी, ये लूनी नदी की, ठीक है ना। इस लूनी नदी की अगर हम बात करें तो इसको साबरमती मत करना, साबरमती वो वाली, ये सागरमती है, ठीक है ना। और इसमें सरस्वती, ये दो नदियां जब आपस में आके जब मिलती हैं, ठीक है ना, दो धाराएं आपस में आके मिलती हैं तो इससे जो नदी का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लूनी नदी कहते हैं। लवणता अधिक होने की वजह से इसको लवनावती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इसको ध्यान रखना है आपको लूनी नदी के बारे में, ठीक है, ओके। बराक नदी के बारे में बात कर ली थी अभी, घग्गर जो है ऊपर पंजाब ये हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है ना, और राजस्थान के अपर पार्ट में। तो ये लूनी नदी जो है इसका खारा जल जो है उसके लिए ये जानी जाती है। आगे चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी देखें इसको, टाइम लिमिटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका एक क्रम बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस क्रम को ध्यान रखेंगे। जो
ज्योग्राफिकल अगर हम देखें टाइम स्पेन की बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्पेन जो है उस पे अगर हम देखें चट्टानों के क्रम के बारे में कि सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे किस क्रम की चट्टानें हुई, उसके बाद कैसी चट्टानें बनी उसके बाद। तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अगर हम इन चट्टानों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो चट्टान होती है, जो सबसे हमारे पृथ्वी पे सबसे प्राइमरी चट्टान थी, मूल चट्टान थी, उस चट्टान का नाम था आर्कियन रॉक। आर्कियन, ठीक है ना, क्रम से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये सबसे आर्कियन सबसे पहली चट्टान थी। आर्कियन के बाद अगली जो चट्टान है ये है आपकी धारवाड़। ठीक है, पहले मैं क्रम लिख दे रहा हूं देन फिर बताता हूं। आर्कियन, धारवाड़, फिर इसके बाद कौन आएगा भाई? कुडप्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन, और फिर इसको कहते हैं हम लोग टर्शियरी, टर्शियरी या फिर तृतीयक कल्प, तृतीयक कल्प की चट्टानें। ओके, तो ये क्रम है पुराने से नए की ओर। तो तृतीय कल्प जो है ये सबसे नए प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है ना, जिसमें अगर हम बात करें हिमालय की तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय का निर्माण इसी कल्प में हुआ था, इसी समय में हुआ था, और इसकी जो चट्टानें हैं अभी नई हैं, तुलना करें हम आर्कियन या धारवाड़ से, ठीक है ना। तो धारवाड़ जो है हमारे, धारवाड़ हो गया, गोंडवाना हो गया, जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, वो जो क्रम की चट्टानें हैं वो पुरानी है, किससे? हिमालय से। तो यहाँ पे हम देखें आर्कियन रॉक्स, आर्कियन रॉक्स जनरली इंडिया में इस तरीके की चट्टानें अभी, क्योंकि वो प्राइमरी चट्टानें है तो भूगर्भ में काफी अंदर गहराई में होंगी, ठीक है ना, तो ये खुदाई में अभी तक हमको नहीं मिली है। धारवाड़ की बात करते हैं तो मेन जो प्राइमरी हमारे पास है, किसके साक्ष्य है या कौन सी चट्टानें हमको मिली है, वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं, अच्छा आर्कियन चट्टान है, इनका निर्माण जो है गर्म लावा जो था, जब वो ठंडा हुआ तब आर्कियन रॉक्स बनी, तो उसमें फॉसिल्स होने के चांस ही नहीं है। और उस समय बना था जब ये चट्टानें, तो उस समय हमारे पृथ्वी पे लाइफ नहीं थी, तो फॉसिल्स वैसे भी नहीं होंगे। और इन्हीं के अपक्षय अपरदन से, ठीक है ना, क्या बना? धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ना, इसमें धात्विक खनिज जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट धातुएं हैं वो इस धारवाड़ क्रम में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धारवाड़ जो समूह है आपका, जो वो धात्विक खनिजों के लिए क्या हो जाता है? एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विंध्य हो गया, ये विंध्य जनरली जो है हमारा आपके ऐसे रॉक्स पाए जाते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन में, भवन निर्माण सामग्री में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका औषधि चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। गोंडवाना हो गया, गोंडवाना में हम लोग देखें तो गोंडवाना में भी आपके इसी तरीके की औषधि चट्टानें पाई जाएंगी, जिसमें क्या कहते हैं आपके ऐसे खनिज तत्व जैसे कोयला वगैरह हो गया, ये बहुत अधिक मात्रा में। गोंडवाना समूह की जो चट्टानें हैं, इसमें अगर हम बात करें इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में, या हम छोटा नागपुर पठार की बात करें तो वहां पे ये मैक्सिमम पाई जाती हैं। और भारत का लगभग 90 से 95% जो कोयला होता है वो किस में मिलता है? इसी क्रम की चट्टान में मिलता है, ठीक है ना। इस क्रम में पाए जाने वाला जो कोयला होता है वो सेकेंडरी टाइप का, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बिटुमिनस टाइप का, बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है वो इसी क्रम की चट्टान में मिलता है। क्लियर है? ओके। प्राथमिक क्रम का जो उच्च कोटि का कोयला होता है उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड कोटि का जो होता है वो बिटुमिनस। तो इंडिया में मैक्सिमम जो होता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, वो गोंडवाना में हो गया आपका। जो धारवाड़ जो है आपका किसके लिए जाना जाता है? इस धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है, ठीक है भाई। ओके, आगे चले हम लोग। कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकीला दर्रा, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, जो सतलज रिवर है, एंटर करती है तिब्बत से होते हुए, ठीक है ना, वहां से एंटर करते हुए जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसी दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश, कहां पे?
HP में, हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से होते हुए वो प्रवेश करती है, फिर आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, बोमडिला दर्रा ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर इसके तिब्बत वाला और हाँ चाइना तिब्बत का जो एरिया है। नाथुला पास जो है ये सिक्किम में है, नाथुला जेलेपला सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट पास हैं। ठीक है ना, नाथुला अगर हम बात करें तो ये सिक्किम को तिब्बत से कनेक्टिविटी देता है। ठीक है ना, ओके। और जोजिला पास जो हो गया ये आपका हो गया लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर अब लद्दाख, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर या लद्दाख दे दे। ठीक है, जब से ये यूटी अलग अलग बन गए हैं तो लद्दाख वाला रीजन इसको कट कर दीजिए। तो अब हम देखें कौन सुमेलित नहीं है। सिपकीला अरुणाचल प्रदेश, यही गलत हो जाएगा। बोमडिला अरुणाचल ही है। नाथुला ये मेघालय दिया है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे मिसप्रिंट है, यहां पे आप कर लीजिएगा सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, तो आंसर पता होना चाहिए इसमें क्या रखा है। तो नाथुला जो हो गया आपका सिक्किम में हो गया, जोजिला आपका लद्दाख हो गया, बोमडिला जो हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, और शिपकिला हो गया आपका हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, वैसे गलत ये भी था बट यहाँ पे सिक्किम रख लिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भाई हम लोग। अच्छा, दर्रे होते क्या है? दर्रे बेसिकली आपके ऐसे प्राकृतिक एक मार्ग होते हैं जो पर्वत श्रेणियों के मध्य से आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो इनका निर्माण ऐसे होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है ना, इनको ला के नाम से भी, धुरा के नाम से भी जाना जाता है रीजनल क्षेत्रों में, जैसे नाथुला। ठीक है ना, ओके। शिपकीला, ये ला का मतलब होता है दर्रा, तो कुछ जगह दर्रा, कुछ जगह ला, कुछ जगह धुरा, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है इन दर्रों के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन भारत का 90%, कौन सा शैल क्रम जिसमें भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? अभी हमने इसकी बात की, कौन सा क्रम था भाई? गोंडवाना क्रम की चट्टान थी, उसमें 90% से अधिक का कोयला पाया जाता है। और ये कोयला कैसा होता है भाई? ये हमारा बिटुमिनस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस टाइप का ये कोयला इसमें हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके, चले। धारवाड़ क्रम हमने बताया था धात्विक खनिजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, धारवाड़ बेसिकली रीजन ये हमारा जो कर्नाटका मैसूर वाला रीजन है, वहां पे इस क्रम की चट्टानें जिसमें हम लोग मुख्यतः गोल्ड, इस तरीके की धातुएं ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कोलार, हट्टी जैसी माइंस है, वो इन्हीं क्रम की चट्टानों में है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे सोना वगैरह मिलता है इन चट्टानों में। ठीक है, ओके। आगे बढ़े भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए इनको। जलप्रपात है इधर और इधर है नदियां। तो पहले हमने दूध सागर, पहले क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा था, दूध सागर ये किस नदी पे हमने बताया था? ये मांडवी नदी पे बताया था। कहां पे है भाई? ये गोवा में है। ठीक है ना, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक नदी मांडवी, जो कि कहां पे गिरती है? ये अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है ना, तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है हमारी गोवा की, और जो कि गोवा की लाइफलाइन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और उसी पे ये अवस्थित है आपका दूध सागर जलप्रपात। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट है डुडमा, गोकाक और जोग। इसमें जोग देखिए, जोग जो है आपका शरावती रिवर पे है। ठीक है ना, शरावती, ये कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो है बड़ा महत्वपूर्ण और भारत के हाई टॉलेस्ट वाटरफॉल में से एक है ये आपका जोग जलप्रपात। ठीक है, तो किस नदी पर है? शरावती में, कर्नाटक। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डुडमा। डुडमा जो है आपका ये कहां पे है भाई? डुडमा जो हो गया आपका मचकुंड। ठीक है ना, मचकुंड ये आपका ओडिशा। ठीक है, और आपका गोकाक जो हो गया ये भी अगेन घाट प्रवाह कर्नाटक रीजन। ठीक है, तो अगर हम इसकी मैचिंग करना चाहें तो मैचिंग के लिए आप देख सकते हैं, मिला के देख लीजिए क्या क्या होगा इसमें। 4 2 1 3। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर इसमें मिल गया होगा। तो 13 का हो जाएगा 4 2 1 3 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो इनको ध्यान रखें, दूध सागर, मांडवी नदी, जोग, शरावती, डुडमा हो गया आपका मचकुंड रिवर, और गोकाक हो गया आपका घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी जो कर्नाटक में बड़ी महत्वपूर्ण नदी है ये भी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलें। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन पवनों के द्वारा होती है? आपको पता होगा जो मानसून है, ठीक है ना, यहाँ पे मानसून विंड्स जब आती हैं, ठीक है, तो ये किस दिशा से आ रही हैं? अगर हम देखें, ये है हमारा दक्षिण और ये है पश्चिम, तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से ये एंटर करती हैं इंडिया में। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई? दक्षिण पश्चिम
मानसूनी पवन, ठीक है ना, ये पवने ही इंडिया में यहाँ पे टकराती हैं, तमिलनाडु से के तट से टकराने के बाद क्या होता है, दो भाग में विभाजित हो जाती है, एक भाग इधर चला जाएगा और दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अरब सागर की शाखा इसको कहते हैं, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ये इधर वेस्टर्न घाट है, उससे टकराते हुए और कुछ भाग इसका इधर पैरेलल सीधे निकल जाएगा अरावली के पैरेलल होते हुए शिवालिक की तरफ, ठीक है ना, और ये चला जाएगा इधर, ये हमारे मेघालय रीजन से टकराएगा और कुछ हिस्सा इसका अंदर पूर्वी भारत से होते हुए प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दक्षिण पश्चिमी पवन कहते हैं, मॉनसून पवन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा मॉनसून, ठीक। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? क्वेश्चन इसको हमने पहले देखा था, बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आप? इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी जो कि किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये, गोदावरी, ओके। और गोदावरी नदी की सहायक नदी इंदिरा नदी, इसी पे है चित्रकूट जलप्रपात। इसको किस नाम से भी जानते हैं? बताया था मैंने पहले, इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देता है ये। आप इसमें लोकेशन इनकी ध्यान रखेंगे। इन नदियों ने जो हिमालय को बाइसेक्ट किया है ना, काटा है, और उनके काटने से हिमालय के अलग अलग क्षेत्र जो बने हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों को यहाँ पे इन्हीं नदियों के बेस पे हम देखते हैं कि किस क्षेत्र को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको फिगर से समझिएगा। ओके, देखिए पहला है जो हिमालय, मान लीजिए हिमालय वाला क्षेत्र, यहां से भाई आपकी एक नदी आ रही है, इसका नाम क्या है? सिंधु रिवर, इंडस। और यहां पे प्रवेश कर रही है एक नदी, इसका नाम है सतलज, सतलुज, ओके। सबसे ऊपर सिंधु, उसके नीचे ये है सतलज रिवर। इनके मध्य इन्होंने जो हिमालय को कट किया है, तो इसके मध्य का जो हिमालयी क्षेत्र है, इस हिमालय को कौन सा हिमालय कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं भाई हम लोग पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। क्लियर है? सतलज, और यहां पे आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड और नेपाल, इसके बॉर्डर पे एक नदी फ्लो कर रही है, इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी भाई? काली नदी, ओके। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय, इसको कहते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। क्लियर है? ओके। और ये काली नदी से लेके ये नेपाल पूरा, और यहाँ पे इसी तिब्बत एरिया से एक नदी प्रवेश कर रही है भारत में, जो कि आगे ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। इसका नाम है तिस्ता नदी। कौन सी? तिस्ता, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। तो काली और तिस्ता के बीच का जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं पूरा नेपाल वाला एरिया, तो इसको हमने नाम दे दिया कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, ठीक है, ओके। इसी नेपाल हिमालय में आपका माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तिस्ता नदी से लेके और यहाँ पे फिर सांगपो नदी जो है आपकी, यानी सांगपो, जो कि यहाँ पे दिबांग के नाम से एंटर करती है, जिसको आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य का जो हिमालय क्षेत्र है, इसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं, असम हिमालय, ओके। तो आई होप आपको ये चारों हिमालय पता चले होंगे। पहला पंजाब, किसके मध्य? सिंधु और सतलज के मध्य। दूसरा कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली के मध्य। तीसरा नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता के मध्य। और चौथा हो गया असम हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे कुमाऊं हिमालय पूछा है ना, तो कुमाऊं हिमालय किसके मध्य हो जाएगा? सतलज और काली के मध्य, सतलज और काली नदी के मध्य। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलें। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करें माजुली द्वीप, सबसे पहले ऑप्शन को देखें। माजुली द्वीप क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से फ्लो करती है, तो अपने साथ ब्रह्मपुत्र अपने सेडिमेंट अवसादों के लिए जानी जाती है। ये जब इन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है अधिक मात्रा में जल लेके, तो इसके पास अवसाद बड़े अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो अवसादों को क्या करती है, अवसादों को जब इस असम के मैदान में प्रवेश करती है, तो वहां पे अपनी मुख्य धारा के क्षेत्र में, मान लो ये ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा, इसी में डिपॉजिट करती रहती है।
ओके, धीरे धीरे, और इसके साइड से होके फिर फ्लो कर जाती है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, ढलान कम होगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा आपका, इधर से ये विसर्ग बना के, इधर से विसर्ग बना के ये मुड़ के चली जाती है, और बीच में ये इस तरीके से एक स्थल का निर्माण कर देती है, अवसादी स्थल का, यानी उनके निक्षेपण से जो ये स्थल बना। अब देखो, कोई ऐसा स्थल जो चारों ओर जल से घिरा हो, कोई ऐसा स्थल जो चारों ओर जल से घिरा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। और ये द्वीप किसमें बना है, नदी के अंदर बना है, तो ये एक नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है, नदी द्वीप है, ठीक है ना। और इसी नदी द्वीप को हम लोग माजुली के नाम से जानते हैं। माजुली एक नदी द्वीप है जो कि कहां पे है भाई, असम में। ये विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा एक रिवराइन आइलैंड या नदी द्वीप है। ओके, जिसका निर्माण कौन सी नदी कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो सर्वाधिक आबादी वाला पूछा है, तो नहीं, ये यहाँ पे आबादी सर्वाधिक नहीं। अंडमान की बात करें, अंडमान में भी इतना पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो अंडमान निकोबार जो है आपका, नीचे जो पूर्वांचल हिमालय है उसी का महासागर में एक्सटेंशन है, विस्तार है, ठीक है ना। ओके, आगे लक्षद्वीप की बात करें तो ये मुख्यतः परवाल द्वीपों पे अवस्थित है। जो परवाल कोरल लीव्स है उनके ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। इसके जो महत्वपूर्ण द्वीप है उसमें अमीन दीवी, मिनिकॉय, ओके ना, ये इसके इंपॉर्टेंट द्वीप हैं लक्षद्वीप के। तो इसमें भी, यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। बात करते हैं सेल्सट द्वीप की। सेल्सट जो है आपका, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये मुंबई का ये वाला एरिया जो महासागर के अंदर ये छोटा सा द्वीप है, ठीक है ना, सेल्सट द्वीप के नाम से। जिसमें अगर हम थाने शहर की बात करें, थाने इसी में ही है, ठीक है ना, मुंबई का। तो ये जो एरिया है वो सेल्सट द्वीप जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और यही सेल्सट द्वीप जो है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप भी है भारत का, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। किस राज्य में पड़ेगा ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात कर रहा है कि काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ओके, यहां पे आपका वेस्टर्न घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है। यहां जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती हैं ये पौने, तो ये क्या होता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा बन जाती है और ये टकराती हैं और कुछ इधर निकल जाती हैं, ठीक है। एक हो गई अरब सागर की, तो ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पे ये जो टकरा रही हैं, हमें इन तीनों चारों लोकेशन की बात करनी है। कोलकाता यहाँ पे है, ओके। जब ये पौनी यहाँ से एंटर करती हैं तो कोलकाता में अच्छी बारिश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टकरा के वर्षा होती है इनसे। मंगलोर की बात करें तो मंगलोर यहाँ पे आ जाइए, इस कर्नाटक वाले रीजन में। ये अरब सागर की शाखा यहाँ टकरा रही है, इससे यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है ना। दिल्ली की बात करें, फाइनली जब ये धाराएं यहाँ पे ये अरब सागर की शाखा अरावली के पैरेलल होते हुए आगे बढ़ती है तो आगे दिल्ली पड़ता है, और फिर आगे शिवालिक इसको क्रॉस करते हुए शिवालिक उत्तराखंड की तरफ पहुंचती है। तो दिल्ली में भी इनकी वजह से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये पूर्वांचल वाली जो यानी हम बात करें इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये भी आती है, तो यहाँ पे इनकी वजह से भी उत्तर भारत में वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन इसमें चेन्नई जो है, वो चेन्नई को देखें तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है जब यहां से निकलती है ना, चेन्नई यहां पर है, तो इससे टकराती नहीं है बल्कि इससे होते हुए ये गुजर जाती है पैरेलल रूप से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भाई, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी जो मानसून हमारे यहाँ आगमन होता है इसका, उससे यहाँ पे चेन्नई वाले रीजन में वर्षा नहीं हो पाती। ये कोरोमंडल वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे तो अछूता रह जाता है, ठीक है ना, इसके पैरेलल होके निकल जाती है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें जब ये मॉनसून वापस होता है सितंबर अक्टूबर के बाद से, जब ये रिवर्स होता है, तो इसमें रिट्रीटिंग मॉनसून के समय में, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं इसको, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ, यानी जब ये वापस जाता है, वापस जब जाता है तो यहाँ पे इस कोरोमंडल तट से टकराता है, ठीक है ना, और यहाँ पे अधिक वर्षा करता है। तो शीतकाल में जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे सर्वाधिक वर्षा इनको मिलती है, और जो ग्रीष्म काल में या वर्षा ऋतु में जो आने वाला मानसून होता है उससे सबसे कम वर्षा इसको मिलती है, ठीक है ना। तो चेन्नई वाला जो रीजन है यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे।
भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बसाल्ट लावा के उपक्षय से के कारण निर्मित हुई है? तो बसाल्ट लावा, देखिए हमने देखा था, इसका निर्माण की बात करें तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ओके, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो हुआ था, कैसे हुआ था? जब कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करें, यानी इंडिया का जब प्लेट टेक्टोनिक उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर ने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जब भारत महाद्वीप जो है ये उपमहाद्वीप ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा था उत्तर की ओर, तो जब रीयूनियन आइलैंड के आसपास से पहुंचा तो वहां पे रीयूनियन हॉटस्पॉट था, एक हॉटस्पॉट। इन सब के बारे में मैंने अपने जो ज्योग्राफी का वीडियो है, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको वो इजीली मिल जाएगा, वहां पे देख लीजिएगा। तो रियूनियन आइलैंड के पास से जब होके गुजरा तो यहाँ पे उससे इस हॉट स्पॉट ने इसकी क्रस्ट में क्रैक पैदा किया, जिसकी वजह से यहाँ से बसाल्टिक लावा जो है उसका फ्लड जो है, बसाल्टिक लावा का जो फ्लड है वो पूरे इस प्रायद्वीपीय भारत पे फैल गया, जिससे यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है भाई? यहाँ पे लावा जो है उनका फॉर्मेशन, यानी लावा जो है वो ठंडा होके, एक बसाल्टिक लावा, लावा कैसा था? बसाल्टिक नेचर का था, तो वो ठंडा होके इस प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र का निर्माण, जिसको हम लोग दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है ना, दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण करते हैं। और इसी का जब अपर्दन होता है, ठीक है, इसी के अपर्दन से, इस बसाल्टिक लावा के जब ये ठंडा हुआ, इनके अपर्दन से ही आपकी जो मिट्टी बनती है वो मुख्यतः काली मिट्टी है, काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ठीक है ना, इस वाले रीजन में काफी ज्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बसाल्टिक लावा के उपक्षय से कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रहा है भाई? रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का। लाल मिट्टी, आपको लाल और पीली मिट्टी पता होगा, ये फेरस यानी इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा जहां पे सॉइल के अंदर आयरन इन सब की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। जब उसमें मॉइस्चर और मॉइस्चर की कमी होती है तो ये लाल और लाल ही मिट्टी जो है उसी में ही आपका एक येलो कलर शो करती है, तो उसको हम लोग पीली मिट्टी कहते हैं। और जब ये लाल कलर शो करती है तो ये लाल मिट्टी कहलाती है, ठीक है ना। तो वो नमी पे निर्भर करता है कि नमी के साथ वो जो आयरन के तत्व हैं और जो अदर खनिज हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लैटेराइट मिट्टी जो है आपकी, ये आपके दक्षिण भारत, कर्नाटक, इन सारे रीजन में मिलेंगे जहां पे वर्षा की मात्रा, लैटेराइट के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्षा अधिक होनी चाहिए और तापमान भी अधिक होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टियां होती हैं, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण, जब ये गीली होती हैं तो बहुत मडी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक एज दोमट मिट्टी की तरह। लेकिन जब ये सूख जाती है ना तो ये बहुत हार्ड हो जाती है, एक ब्रिक्स की तरह, ठीक है ना, जैसे ईंट होती है ना उस तरीके से। इसलिए इनका निर्माण जो होता है, भवन इनका जो प्रयोग होता है भवन निर्माण में किया जाता है, लैटेराइट मिट्टियों का ईंटों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप जानते होंगे, जलोढ़ का मतलब है यानी जो नदियां बहाकर लाती हैं और साथ उनके निक्षेपण से जिस मृदा का निर्माण होता है उसको हम लोग जलोढ़ कहते हैं। तो बसाल्ट लावा से किसका निर्माण हुआ है भाई? रेगुर या काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? तो इसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। देखिए, शरावती नदी, नर्मदा, माही, साबरमती। इसमें अगर हम देखें नर्मदा नदी जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें विंध्य और सतपुड़ा, इन सतपुड़ा की हमने 3 श्रेणियां देखी थी, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, उसी से नर्मदा नदी निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कहां पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे है खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी जो है इन 2 पर्वत श्रेणियों की भ्रंश घाटी से होके बह रही है, ठीक है ना। इनके मध्य ये जो भ्रंश घाटी है, किससे बह रही है? भ्रंश घाटी से होके बह रही है। जबकि माही और शरावती और साबरमती ये तीनों पर्वत श्रेणियों के मध्य से होके नहीं बह रही हैं। तो इसका मुख्य आंसर क्या, मेन आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी, ठीक है। भ्रंश के घाटियों से और भी कुछ नदियां बहती हैं, जैसे अगर हम बात करें तापी नदी की या ताप्ती नदी की, ये नीचे सतपुड़ा के नीचे इधर से निकल के बैतूल रीजन से निकल के ये चलती है और यहाँ पे नीचे सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, इनके मध्य ये जो ये सतपुड़ा और सतमाला के मध्य की जो भ्रंश घाटी है उसके मध्य से तापी। दामोदर भी इसी तरीके से,
उस पठार में, छोटा नागपुर पठार की भ्रंश घाटी से होके बहती है। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 नदियां हैं जो भारत में भ्रंश घाटियों से होके बहती हैं। ठीक है, तो नर्मदा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी आंसर की दी हुई है, आप इससे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट में अगले और क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक बने रहिए। और बाकी कोई अगर डाउट हो, किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।